नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की रिपोर्ट पुलिस ने गृह मंत्रालय को सौंप दी है और सूत्रों के मुताबिक आपराधिक षड्यंत्र के तहत जहांगीरपुरी में हिंसा हुई है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को हिंसा के बाद की सौंप दी है और दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट में पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। उसने अब तक क्या कार्रवाई की इस बारे में भी डिटेल से बताया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि घटना में शामिल हथियार बरामद कर लिया गया और इस मामले में अब तक कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें कि 21 नाबालिग और 21 बालिग और 3 नाबालिग है। रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए यह भी बताया कि यह घटना असामाजिक तत्वों की सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, जिसे पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। दिल्ली पुलिस ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक शख्स को पहले बालिग बताया गया था, लेकिन जब उसके घर वालों ने उसके नाबालिग होने के दस्तावेज पुलिस के सामने पेश किए तो उसे भी बाल सुधार गृह भेज दिया गया और इसके पहले इस मामले में केवल 2 नाबालिग लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में कुल 8 लोग घायल हुए थे। मामले की जांच अपराध शाखा को सौंपी गई है। दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने की जो बातें चल रही थी वो पूरी तरह से निराधार है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में अब तक सामने आए वीडियो, हथियार चलाने की घटनाओं की सभी तरह की फॉरेंसिक बैलिस्टिक जांच कराई जा रही है, जिनके आधार पर पूरी तरह से पहचान किए जाने के बाद ही लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी कि दिल्ली पुलिस का यहां पर सीधा और साफ संकेत है कि बिना किसी पुष्टि के, बिना किसी सबूत के किसी को निराधार ही गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। और जिस तरह से दूसरे पक्ष की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा था कि मस्जिद में जबरन घुसकर झंडा लगाया गया है, उस बात को पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने यानी कि राकेश अस्थाना ने निराधार बताया है। अब यह देखना होगा कि इस पूरे मामले में और कौन कौन से नाम सामने आते हैं, क्योंकि पुलिस की ओर से दोनों ही समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो भी जरूरी कार्रवाई है वो भी की जा रही है। जो पुख्ता सबूत है वो भी जुटाए जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरह से हनुमान जयंती के दिन अचानक से हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, हमारे साथ इस खबर पर जरा बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता आरती मेहरा जी जुड़ चुकी हैं। आरती जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। धन्यवाद। आरती जी, लगातार ये देखा जा रहा है कि हिंसा मामले में रोजाना बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये भी अब देखिए कई तरह की बयानबाजियां हो रही हैं कि जो चुनाव होने वाले हैं वो पूरा कनेक्शन है। ये सब कुछ बीजेपी की ओर से कराया जा रहा है। क्या कहेंगे अब इस पूरे मामले को लेकर? ये बहुत ही संकुचित और हारे हुए लोगों की सोच है, जिन्हें मालूम है और जो पचा नहीं पाते कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती चली जा रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है। नरेंद्र मोदी जी विश्व का एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं। देखिए, हनुमान जयंती पे जिस प्रकार से प्रयोजित तरीके से एक साजिश के तहत एक हिस्ट्री शीटर का नाम आ रहा है, एक व्यक्ति पिस्टल चला रहा है, एक तलवार लेके जा रहा है, घरों से इतने पत्थर गिर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने उनके घरों में जाके रख दी है। मतलब बहुत ही शर्म की बात है। जो मुंह में आता है वो बोल दे, हर चीज पे राजनीति करी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने लगभग 20 क्राइम टीम्स बनाई है। उन्होंने लगभग 23 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है। वो टीम्स जो बनी है वो एक एक वीडियो को खंगाल रही है, उसमें चेहरे पहचानने की कोशिश की जा रही है, उनकी किस तरह की इन्वॉल्वमेंट है उसको देखने की। और भी कहा है कि कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तो ये हमारे गृह मंत्री जी ने बिल्कुल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में और किस एंगल से जांच पड़ताल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आरती।
और दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा का क्या कोई बांग्लादेश कनेक्शन है? ये सवाल अब उठने लगे हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले में आरोपी अंसार की कुंडली खंगाल रही है। पुलिस ने अंसार और उसके साथियों के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालनी शुरू कर दी और ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस के पास मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक अंसार का जन्म भले ही जहांगीरपुरी में ही हुआ था, लेकिन उसकी पारिवारिक जड़ें पश्चिम बंगाल से जुड़ी हैं। वो चाकू के साथ गिरफ्तार हो चुका है, उस पर आर्म्स एक्ट का मामला भी चल रहा है और यही नहीं, उसके खिलाफ सट्टेबाजी के भी 5 मामले दर्ज हैं। वैसे पेशे से वो कबाड़ी का काम करता है। जहांगीरपुरी हिंसा केस में क्राइम ब्रांच ने अंसार और उसके साथियों की बैंक डिटेल जुटानी भी शुरू कर दी है ताकि इन सभी के बैंक खातों को खंगाला जा सके कि कहीं यह हिंसा किसी सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम तो नहीं दी गई है। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए किसी प्रकार की कोई फंडिंग हुई है या नहीं। इसके अलावा अभी तक जिस तरह से अंसार के परिजन या अन्य आरोपियों के परिजन ये दावा कर रहे हैं कि वो लोग छोटा मोटा काम धंधा करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन चलाते हैं, तो ये सारे दावे भी बैंक डिटेल से पुष्टि कर लिए जाएंगे। मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच ने पहले दिन जांच के दौरान मौके पर जाकर फॉरेंसिक टीम की मदद से सबूत एकत्र करने का प्रयास किया है। खबर पर हमारे संवाददाता संजय सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अब तक लंबी जांच पड़ताल चल रही है। क्राइम ब्रांच की टीम जिस तरह से जुटी हुई है जांच करने में, अभी क्या कुछ बड़ी अपडेट आ रही है? अभी फिलहाल यहाँ का माहौल जो कि शांतिपूर्वक है। जितनी भी स्टाफ है उन मामले को लेकर तहकीकात कर रही है और लगातार मामले को देखते हुए दिल्ली पुलिस की बात करें या अधिकारी की बात करें, जगह जगह के छोटे मोटे जितने भी है ये उसकी छानबीन कर रही है कि क्योंकि वीडियो के हिसाब से ढूंढा जा रहा है और लगातार इस मामले में पुलिस का कहना भी है कि इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं, इसलिए लगातार इस मामले में छानबीन और किया जा रहा है। बिल्कुल। अब देखिए, बैंक डिटेल भी खंगाली जा रही है। असलम और अंसार जिस तरह से पकड़े गए हैं, तो उधर सोनू ने भी गोले चलाने की बात कबूली है। अभी और कौन कौन से नाम फिलहाल सामने आ रहे हैं और कौन कितने बड़े कनेक्शन सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले में? इस मामले में देखिए क्या है कि बांग्लादेश से साठगांठ है। अब ये तो अधिकारी बता सकते हैं, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से साठगांठ है, क्योंकि जब प्रशासन उस व्यक्ति से घर पे पूछताछ करने गया तो उसी दौरान पथराव हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि प्रशासन को पथराव करना, इनके पीछे बैकग्राउंड पे सपोर्ट मिला, इसी की वजह से प्रशासन के ऊपर पथराव किया गया। साफ तौर से साफ हो जा रहा है कि इनके पीछे किसी अच्छे क्या कहीं ऐसे लोगों के हाथ है कि जो इनके प्रशासन से डर भय नहीं है, इसको वजह से प्रशासन के ऊपर पथराव कर रहे हैं। और बांग्लादेशी की बात की जा रही है तो सत्य है और ये मामले को ढूंढा जा रहा है और ये मामले को जल्द से जल्द खुलासा कर देगा प्रशासन कि इनके बांग्लादेशी से साठगांठ क्या है वो प्रशासन। बिल्कुल। देखिए, लेकिन बड़ी बात यह है संजय कि जब ये आरोपी पहले से ही गिरफ्तार हो चुका था, 2019 में अंसार नाम का जो आरोपी है चाकू के साथ गिरफ्तार हो चुका था और आर्म्स एक्ट की धारा इस पर पहले से भी लग चुकी थी, तो क्यों फिर इस तरह से उस पर नजर नहीं रखी गई या फिर क्यों पूरे खुलेआम इस तरह से घूमता रहा? इस मामले को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो चूक है कि इस मामले को जब प्रशासन को सब कुछ पता होते हुए फिर प्रशासन इस तरीके से संज्ञान में नहीं लिया। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इस मामले में लग रहा है कि चूक हुई है, क्योंकि प्रशासन इस मामले को पहले से तहकीकात करी होती, ये हालात देखता नहीं, क्योंकि प्रशासन हमेशा एक्टिव मोड पे रही। आखिर प्रशासन इस मामले को यूज क्यों छोड़ी वो तो प्रशासन की बात है, प्रशासन बताएगी, क्योंकि यहाँ का पब्लिक के कहना का जिस तरह से माहौल था पहले भी ऐसे भी प्रशासन हमेशा एक्टिव मोड पे रही, मगर फिर भी कहीं ना कहीं प्रशासन की इस मामले में चुप नजर आ रही है। फिर भी यहाँ के स्थिति लोग एरिया के कहने का प्रशासन अपना काम सही कर रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस मामले में जो पब्लिक के कहना है, आसपास के कहना है कि प्रशासन अच्छी काम कर रही है, मगर जो व्यक्ति पहले से एक्टिव है उस तरीके से मामला चल रहा है, जो कबाड़ों के काम कर रहे हैं, कई ऐसे सट्टों के काम कर रहे हैं, अगर पार्किंग के काम है, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाता है इस मामले में प्रशासन भी कहीं ना कहीं लिप्त नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो अब इस पूरे मामले को क्या समझा जाए, क्या प्रशासन को और भी ज्यादा सख्ती करने की जरूरत थी? क्योंकि आपके सामने वीडियो है, ये वही अंसार है जो
हाल ही में आई फिल्म पुष्पा का सिग्नेचर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वही इंसान है जिस पर पहले से ही आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा था और ये वही इंसान जिसने सरकारी कामकाज में बाधा डालने की कोशिश एक बार पहले भी की थी। लेकिन इसी इंसान पर आखिर निगरानी क्यों नहीं रखी गई, क्यों खुलेआम इस तरह की दूसरी वारदात को अंजाम देने के लिए छोड़ दिया गया, ये भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। और बांग्लादेश कनेक्शन है क्या इस पूरे मामले में, यह भी पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। बैंक डिटेल भी निकाली जा रही है और बैंक डिटेल से काफी कुछ हाथ लग सकता है फिलहाल। और दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा मामले में पुलिस काफी एक्टिव भी नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने मामले में चौथी एफआईआर भी दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी सोनू चिकना को गिरफ्तार कर लिया है। सोनू चिकना पर हिंसा के दौरान फायरिंग करने का आरोप है। दरअसल हिंसा का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स फायरिंग करता हुआ नजर आया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और सोनू चिकना की तलाश में जुट गई। और इस मामले में पुलिस अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन 22 के अलावा 2 नाबालिग को भी अरेस्ट किया गया है। और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि एनडीए देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। पवार का यह बयान कई राज्यों में रामनवमी और हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा और महाराष्ट्र में मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर को लेकर आया है। पवार ने कहा है कि वहीं राज्य में शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार की सहयोग एनसीपी लोगों के बीच सद्भाव का माहौल बनाने में सबसे आगे है। पवार ने कई ट्वीट करके कहा कि सांप्रदायिक विचारधारा का प्रसार चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि एनसीपी आम नागरिकों से संबंधित मुद्दों जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि को उठाएगी। और आज बीजेपी और उसके सहयोगी देश में सांप्रदायिक स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों में जागरूकता पैदा करने, लोगों के बीच समानता का माहौल बनाने में शामिल हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड जैसे राज्यों में रामनवमी के दौरान हिंसा देखी गई, जबकि शनिवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान झड़पें हुई, जिसमें 9 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया। और पूरे देश में दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की चर्चाएं हो रही हैं और इसको लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। दिल्ली में होने वाले नगर निगम के चुनाव को लेकर इस तरह के दंगे कराए जा रहे हैं। ऐसे हम नहीं बल्कि शिवसेना सांसद संजय राउत कह रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको पहले सुनवाते हैं। 2 प्रमुख शहरों में देश के और बड़े शहरों में भी जिस तरह से दंगे का माहौल बन गया है या बनाया गया है, खास करके सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के राजधानी में दंगे हो रहे हैं, ये पहली बार नहीं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। सिर्फ वहाँ आप नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। नगर निगम के चुनाव आपने पहले आगे कर दिए, जो डेट थी, जो तय था, एक शेड्यूल था, वो शेड्यूल को आपने भंग करके आगे के लिए बना दिया है और अब दंगे कर दिए। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए मुंबई में भी आपने यही तनाव पैदा किया है, किसी को पकड़कर। मुंबई में आपकी ताकत नहीं है तो आपने किसी को काम दिया है ये, और लाउड स्पीकर का मामला उठाया आप लोग। देश के और भी बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार से अगर आप तनाव पैदा करोगे तो देश की अर्थव्यवस्था को, जो पहले ही उद्ध्वस्त हो चुकी है कोविड काल में, लोग अभी अभी उभर रहे हैं, अभी अभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग अभी अभी काम पर जा रहे हैं, अभी अभी व्यापारी उद्योगपति का काम चल रहा है, और उसमें फिर एक बार आप राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार के दंगे की राजनीति करेगी तो देश की अर्थव्यवस्था श्रीलंका और यूक्रेन से भी नीचे जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आपने सुना सांसद संजय राउत का बयान। इस तरह से सीधे देखिए
एमसीडी चुनाव के चलते इस तरह की हिंसा के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से 2 बड़े शहरों में दंगा हो रहा है, माहौल बनाया जा रहा है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में ऐसा किया जा रहा है क्योंकि यहां पर एमसीडी का चुनाव है और महाराष्ट्र में भी चुनाव है और इसके चलते इस तरह के दंगों से माहौल बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि सीधे सीधे एनडीए पर ये गंभीर आरोप संजय राउत ने लगाए हैं। ग्रुप एडिटर प्रमोद राघवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे इस खबर पर चर्चा करते हैं, जानते हैं उनका क्या कुछ आंकलन है। प्रमोद जी, ये जहांगीरपुरी हिंसा मामले में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और पुलिस भी उन चेहरों से पर्दा हटा रही है जिन्होंने सांप्रदायिक हिंसा की पूरी पटकथा लिखी थी और अब तक इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो दूसरी तरफ जिस तरह से वीएचपी और बजरंग दल के नेताओं ने यात्रा निकाली थी बिना परमिशन के, उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। और हमारे ग्रुप एडिटर प्रमोद राघवन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, सांप्रदायिक हिंसा की जिस तरह पूरी पटकथा लिखी गई, अब इस बीच सियासी बयानबाजी भी हो रही है। देखिए, सांसद संजय राउत का ये कहना है कि एमसीडी चुनाव होने हैं दिल्ली में और इसी वजह से एनडीए इस तरह के माहौल बना रही है, दंगों के माहौल बना रही है। देखिए, निश्चित तौर पर ये मामला बिल्कुल पूरी तरीके से एक राजनीतिक रंग ले चुका है और एमसीडी चुनाव को लेकर आपको मालूम है कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने ये फैसला करा है कि अभी चुनाव नहीं होंगे। चुनाव आयोग की तरफ से भी जानकारी दी गई थी, लेकिन अब भी जिस तरीके से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पे और भी बयान आएंगे। और जहाँ तक जहांगीरपुरी हिंसा का सवाल है, ये बेहद दुखद घटना है कि इस तरीके की घटना हमारे देश में हो रही है और उसका असर जो है पूरे देश में हमको देखने को मिल रहा है। ये निश्चित तौर पे एक इसको कह सकते हैं कि हालांकि दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को अपनी पूरी रिपोर्ट भी सौंप दी। देखने वाली बात होगी कि इस रिपोर्ट से क्या क्या निकल के आता है और किस तरीके की कार्रवाई आगे होती है। कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन और एक्शन, ये एक अलग चीज हो गई और अब उस पर राजनीतिक रंग देना, ये एक नया, जो कि हमारे भारतीय, इस अगर हम देखा जाए पॉलिटिकल उस पे, ये हर चीज पे बयानबाजी होना एक कॉमन सी बात हो गई अब। लेकिन इस तरीके की हिंसा कार्रवाइयों पर इस तरीके से बयान आना, फिलहाल मुझे लगता है कि नेताओं को या राजनीति का रंग इस पे देना, ये थोड़ा सा इसकी दूरी बनाई जानी चाहिए। क्योंकि जब इतना बड़ा हिंसा का कोई मामला हो तो, और उसमें गिरफ्तारी भी अभी हो, इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसके बीच में कोई भी लीडर आके इस तरीके से अपनी बात रखता है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। कम से कम इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए, कौन गलत है, किसने गलत काम किया, किसकी वजह से हुआ, क्या कारण थे, उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर कुछ बात हो तो उस बात को फिर भी हम जायज ठहरा सकते हैं, अगर वहां पर किसी की गलती निकल के आती है तो। और सिर्फ देखिए, शिवसेना नेता संजय राउत ने सिर्फ यहीं पर ही नहीं, गुजरात के दंगों को लेकर भी ठीक यही बात बोली थी कि मुसलमानों ने पत्थर फेंके हैं, ये कोई मानेगा क्या? मतलब इस तरह से बार बार बयानबाजियां करना आप क्या दर्शाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जब सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात आती है, यहाँ पर सबसे पहली बात कि आपसी सहयोग होना चाहिए, चाहे कोई भी बड़ा दल हो, क्योंकि सबकी जान पर बात आती है। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना या संजय राउत की बात करें तो शिवसेना की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को हम अच्छे से समझते हैं, पूरा देश भी जानता है। तो निश्चित तौर पे ये राजनीतिक बयान जो आ रहे हैं वो ऐसी पार्टियों के साथ आ रहे हैं जिनकी अपनी राजनीति एक अलग तरीके से, एक अलग धर्म प्रधान या कहें उन लाइन्स पर चलने की रही है हमेशा से। चाहे वो बाला साहब ठाकरे रहे हो या राज ठाकरे, भले ही अलग हो गए शिवसेना से, लेकिन उनकी सबकी रणनीति देखिए, अगर आप देखा जाए तो अलग है। उद्धव ठाकरे के लिए आप देख ली जाए तो, लेकिन अब जिस तरीके से एक मुद्दा इनको फिर मिल गया है जिस पर राजनीतिक रंग चढ़ रहा है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर चीजें नहीं होना चाहिए। गुजरात का मामला हो या दिल्ली का मामला हो या कहीं भी किसी भी जगह का मामला हो, निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टी उसको, नेताओं को अपनी मैच्योरिटी को समझते हुए, देखते हुए
देश के हित में और कम से कम जनता के हित में, कुछ नहीं तो कम से कम जनता के हित में कि उनके बयान किस तरीके से गलत तरीके से लिए जा सकते हैं, लोग भड़क सकते हैं, गलत लाइन पर कोई भी बात जा सकती है। ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। और जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी हो तो मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी को, केवल एक नहीं, किसी भी पार्टी को, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, उनको ऐसे गंभीर मुद्दों से, ऐसे हिंसात्मक वाले जिनसे जुड़े मुद्दों से, जहाँ पे उनके बयान गलत तरीके से आगे लिए जा सकते हैं, ये सब बयानों से दूर बना के रखना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल, जिस तरह से कोई भी सांप्रदायिक हिंसा होती है या फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, जैसा कि हमारे ग्रुप एडिटर ने कहा कि इस तरह की बयानबाजियों से बचना चाहिए, क्योंकि माहौल बिगड़ते देर नहीं लगती है और इस तरह के बयानों से और भी ज्यादा माहौल बिगड़ सकता है। उधर पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। आज उनका दूसरा दिन है। आज पीएम के 3 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने दियोदर बनास डेयरी के नए प्लांट का उद्घाटन किया है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज यहां जो भी लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं वो हमारी पारंपरिक ताकत के से भविष्य के निर्माण के उत्तम उदाहरण है। बनास डेयरी संकुल, चीज और वे प्लांट, ये सभी तो डेयरी सेक्टर के विस्तार से अहम है ही। बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। अब बताइए, आलू और दूध का कोई लेना देना है क्या, कोई मेलजोल है क्या? लेकिन बनास डेयरी ने ये रिश्ता भी जोड़ दिया। दूध, छाछ, दही, पनीर, आइसक्रीम के साथ ही आलू टिक्की, आलू वेज, फ्रेंच फ्राइज, हैश ब्राउन, बर्गर पैटीज जैसे उत्पादों को भी बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बना दिया है। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 63 बंगाली हिंदू परिवारों को कृषि भूमि का पट्टा और आवास आवंटन पत्र सौंपा और ये सभी 63 परिवार 1970 में पाकिस्तान से आकर यूपी में बस गए थे और मेरठ के हस्तिनापुर में रह रहे थे। ये परिवार पिछले कई सालों से आवास और खेती के लिए कृषि भूमि की मांग कर रहे थे। ये कार्यक्रम पुनर्वासन कार्यक्रम में आयोजित किया गया। आजादी के बाद 70 वर्षों में उनका एक भी पक्का मकान नहीं बन पाया था। आज हर एक के पास पक्के मकान हैं और मैं राजस्व और ग्राम्य विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से कहूंगा, जो 63 परिवारों को आवासीय पट्टे दिए गए हैं, इसको एक कॉलोनी के रूप में बनाने की व्यवस्था करें। व्यवस्थित रूप से एक आदर्श गांव के रूप में हम उसे बना सके, एक स्मार्ट विलेज के रूप में हम उसे स्थापित कर सके। हमारी एक कार्य योजना वहां होनी चाहिए, क्योंकि नया गांव बसना है, नए तरीके से बसना है। उसकी प्लानिंग, इनके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हो, स्कूल बने, हॉस्पिटल भी बने, पेयजल की सुविधा भी हो, फिर वहां पर सामुदायिक भवन भी हो और एक सिस्टम के साथ जुड़ करके इनके व्यवस्थित रोजगार के साथ भी इन्हें जोड़ने की कार्रवाई को हमें आगे बढ़ाना। और कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पूरी तरह से लग चुकी है। पिछले दिनों उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ बैठक की और अभी इस बैठक को 3 दिन ही हुए थे कि उन्होंने सोमवार को फिर से प्रशांत किशोर के साथ एक बैठक की और इस मीटिंग में पार्टी के कई सीनियर लीडर भी मौजूद रहे। करीब 5 घंटे तक चली इस बैठक में कई अहम बातों पर चर्चा हुई और बता दें कि पिछले 3 दिनों में प्रशांत किशोर की कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ये दूसरी बैठक थी। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को 10 जनपद स्थित कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में
प्रियंका गांधी, अंबिका सोनी, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। और एक बार फिर प्रशांत किशोर ने पार्टी के लिए आगे का प्लान बताया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है। प्रशांत किशोर ने अपनी पहली बैठक में पूरा प्लान पेश किया था। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।